क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम डेमोक्रेसी है? वेल, एक्चुअली डेमोक्रेसी नंबर 2 पे आता है क्योंकि सबसे बड़ा स्कैम तो रिलीजन है। देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पीपल्स रूल, यानी कि जनता का राज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी जो ये आवाज़ है, जनता का वोट है और ये पावर है, ये सब कुछ एक वेस्ट है, एक छलावा, यानी बस एक इल्यूजन है। नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि देश का 90% पैसा सिर्फ 0.1% लोग कंट्रोल करते हैं? और बात सिर्फ पैसे तक ही नहीं है, यहाँ तक कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं और जो लॉ पास होते हैं, इसमें भी इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस होता है। और अगर सच में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी यानी कि जनता का राज है, तो फिर क्यों ऐसा है कि इतनी सारी पावर, इतनी सारी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस सिर्फ कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। भैया वो इसीलिए क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, बल्कि हम एक प्लूटोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र है। नहीं समझे ना? चलो समझाता हूँ। अब आपको पता चल गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स पावर, यानी जनता का राज। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सुन के बड़ा सही लगता है, नहीं? लेकिन असल में ना आपके पास कोई पावर है और ना आपकी कोई सुनता है, लेकिन आपको ये फील ज़रूर करवाते हैं कि सारी पावर जो है भैया वो आपके हाथ में है। आप लोग जिसे चाहे सीएम बना दो, जिसे चाहे पीएम बना दो, अच्छी सड़क, बिजली, पानी ना मिले तो कंप्लेन चंप्लेन करके सब ठीक करवा दो। लेकिन कब हुआ है ऐसा? अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि बारिश के मौसम में सड़कों की क्या हालत होती है, और ये प्रॉब्लम मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। और मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दुनिया की सबसे अमीर यानी सबसे रिच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है। और फिर भी इनसे ये 15-20 साल पुरानी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सालों बाद भी मुंबई के जो 1 करोड़ वोटर्स है, यानी हमने क्या ही उखाड़ लिया। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कई इलेक्शंस आए और गए, कभी इसको वोट दिया, कभी उसको वोट दिया, क्या बदला? कुछ भी नहीं। बस अब यही सब नेशनल लेवल पे सोच के देखो, क्या आपने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी बीजेपी को वोट दिया? होना तो वही है जो किसी एक या दो कॉरपोरेट ऑफिस से ऑर्डर आने वाले हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और बस यही रीज़न है कि आज भी जब आपको किसी सरकारी काम के लिए जाना होता है या किसी सरकारी कागज़ पर थप्पा लगवाना होता है, तो आपको 10 बारी सोचना पड़ता है कि No, God! No, God, please, no! और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भैया आप एक ख़ास किस्म की हो। इमेजिन करो कि घर पर आपको पूछा जाता है कि डिनर में क्या खाना है, पिज़्ज़ा या बर्गर। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि राजमा खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको हेल्दी खाना है। लेकिन इसके बाद भी आप चुपचाप पिज़्ज़ा खा लेते हो, वो चीज़ साइड में रखते हुए जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। और फिर भी आपको घर वाले ये बोलते हैं कि तुमसे पूछ कर तो बनाया था, या फिर तुम्हारी ही तो चॉइस थी। यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी कि आपने चुन भी लिया लेकिन मर्जी भी आपकी नहीं थी। नाउ इमेजिन द सेम थिंग, ये सेम चीज़ आप इलेक्शन के बारे में सोच के देखो। इलेक्शंस में भी हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं?
जनता से पूछा जाएगा कि मंदिर चाहिए या मस्जिद, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको शायद सस्ता पेट्रोल चाहिए या फिर अच्छा हेल्थ केयर चाहिए या फिर लो टैक्स रेट्स चाहिए, क्योंकि ये सब तो ऑप्शन में ही नहीं है। बस फिर क्या है, आपको मंदिर मस्जिद का लॉलीपॉप दे के, डेमोक्रेसी की लोरी सुना के पीठ थपथपाएंगे कि वाह शाबाश वोट देकर आए हो, बहुत पावरफुल हो तुम। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये लाइन आपने काफ़ी सुनी होगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लूटोक्रेसी है, यानी कि अमीरों का राज। इसे हम बिलियनेयर राज भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सरकार तो हम चुनते हैं, ये बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट और ये अमीर लोग कहाँ से आ गए। तो यार एक बात सोच लो कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी हम किसी के काम पर नहीं बल्कि उनके नाम पर वोट देते हैं, यानी कि जिसका जितना नाम दिखेगा उसे उतना वोट मिलेगा। इन शॉर्ट जो दिखेगा वही बिकेगा। और यही दिखावा करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अंधा पैसा खर्च कर देती है अपनी रैलीज और अपनी इलेक्शन कैंपेन पर। इनफैक्ट पिछले 20 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इलेक्शन बजट है वो 750 गुना इंक्रीज़ हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से हमें ये पता चला कि बीजेपी को डोनेशंस में कुछ 6000 करोड़ और कांग्रेस को कुछ 1000 करोड़ मिले थे। अब सवाल ये है कि ये जो सो कॉल्ड डोनेशंस है, ये पैसा है, ये कहाँ से आता है, कौन देता है ये पैसा? तो यार ये जो पैसा है आता है कॉरपोरेट्स यानी कि कंपनीज से, और बदले में सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, ऐसे डिसीजंस लेती है जिससे इन कंपनीज़ को फ़ायदा हो। जैसे कि कुछ साल पहले की बात आपको याद होगी, 2023 में भारत सरकार ने लैपटॉप्स का इंपोर्ट कम्प्लीटली बैन कर दिया था, और ये वो टाइम था जब जियो बुक यानी कि जियो का अपना लैपटॉप लॉन्च होने वाला था। ये कोई कोइंसिडेंस, कोई इत्तेफाक होगा? आई डोंट थिंक सो। बस यही है प्लूटोक्रेसी इन अ नटशेल, जहां जनता एक ऑल्टो लेने से पहले भी 10 बार सोचेगी और जनता के सेवक और उनके खास दोस्त हजारों करोड़ों के जहाज में घूमेंगे। अब आप सोचेंगे कि जहां भी इक्वल वोटिंग राइट्स है हो गई डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जोक है, क्योंकि 76% वोटर्स हमारे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि वोट एग्जैक्टली किस बेसिस पर देना होता है, कि ये जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है क्या इसने अपने पिछले प्रॉमिसेस पूरे किए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल। इस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडो हो, नामर्द हो, मादर। क्या इसके जीतने से हमारे बच्चों की पढ़ाई या एम्प्लॉयमेंट में कोई फ़ायदा होगा? क्या इसके जीतने से देश में अमन और शांति बनी रहेगी? या क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम वोट किसी के काम पर नहीं बल्कि नाम पर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें बस यही दिखता है कि ये जो बंदा चुनाव में खड़ा हुआ है क्या ये मेरी जात का है। अब भले इस चक्कर में हमें पेट्रोल 100-120 का ख़रीदना पड़ जाए या फिर कुकिंग गैस 12-1500 तक पहुंच जाए और देश में माहौल रहने लायक भी ना बचे, हम बस खुश हैं कि एटलीस्ट ये मेरी जात का तो है। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सच यही है कि सिर्फ वोटिंग राइट से कुछ नहीं होता जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि किसे और कैसे वोट देना है। एंड ऑनेस्टली मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के एनालाइज किया था कि क्या इस बंदे को सही में वोट देना चाहिए या नहीं? अगर आपने ऐसा नहीं किया है देन आप भी इसी कैटेगरी में आते हो।
अब यार आप चाहे तो इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी मान सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में डेमोक्रेसी का असली मीनिंग कभी लोगों को एम्पावर करना था ही नहीं। आई मीन हर मेजर डेमोक्रेसी के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो पैसे वाले एलीट लोग थे, और इनका सिर्फ एक ही रीज़न था डेमोक्रेसी चुनने का, वो ये था कि ये एक लौता ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एज अ टैक्स पे करके भी खुद को एम्पावर्ड फील करते हैं। जस्ट बिकॉज इनके पास वोटिंग राइट्स है, लोगों को लगता है कि वो इंचार्ज है, उनको लगता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं देश कौन चलाएगा और कैसे। अब यार वैसे तो मुझे ये बोलना है कि अब जब आपको पता चल गया है कि सिस्टम काम कैसे करता है, अगली बार जब वोट देने जाओ तो किसी का नाम मत देखना, बट उनका काम देखना। What? Bro, what are you talking about, man? लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ धर्म और जात पात से जुड़ी हुई है, और धर्म एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उम्मीद करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये चीज़ें बदलेंगी, तब तक कोशिश करते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और देखना है तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।